राधे राधे दोस्तों, होम साइंस क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम जो है कि यूपी टीजीटी 2004 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हल करेंगे तो तथा व्याख्या सहित हल करेंगे। तो ठीक है, इसके फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो पूछा है कि शरीर की आंतरिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाले पदार्थ हैं। तो शरीर के आंतरिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाले पदार्थ जो है कि विटामिन है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। विटामिन जो है कि शरीर की आंतरिक क्रियाओं को प्रभावित करते हैं और जो कि शरीर की उपापचय क्रियाओं के लिए अति महत्वपूर्ण विटामिन होते हैं और इसकी कमी से अभावज अभाव जनित रोग हो जाते हैं। अतः इन्हें वृद्धि तत्व कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? वृद्धि तत्व कहते हैं। सर्वप्रथम जो है कि 1881 में जो है कि लूनीन ने विटामिन की खोज की थी। फ्रंक ने जो कि विटामिन का नाम दिया था और लूनीन ने जो कि विटामिन की खोज की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि हेरिंग मैकरल साल्मन तथा सार्डी मछलियों में पाया जाता है। तो हेरिंग मैकरल साल्मन तथा सार्डी मछलियों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो जो है कि विटामिन ई पाया जाता है। हेरिंग मैकरल साल्मन तथा सार्डी मछलियों में जो कि विटामिन ई पाया जाता है। तो हेरिंग मैकरल साल्मन तथा सार्डिन मछलियों में विटामिन ई पाया जाता है। यह विटामिन ई के प्राणिज स्रोत हैं। इसके अलावा तेल, गेहूं, सोयाबीन और अंडों की जर्दी में भी विटामिन ई पाया जाता है। इसकी कमी से पुरुष एवं स्त्रियों दोनों में वंध्यता उत्पन्न होती है। इसे बांझपन रोधी विटामिन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि डॉक्टर एम स्वामीनाथन द्वारा निम्नलिखित में से कौन से खाद्य वर्ग का अनुशंसा की गई है? तो 11 खाद्य वर्ग की अनुशंसा की गई है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। तो 11 खाद्य वर्ग में जो है कि पहला हो जाएगा अनाज एवं ज्वार, बाजरा और दालें और फिर दूसरा जो कि दालें हैं जैसे फलियां और गरियां और तिलहन जो है कि तीसरा हो जाए। चौथा जो कि सब्जियां, पांचवा फल और छठवां जो कि दूध से बने पदार्थ, छठवां सातवां जो कि अंडे, सातवां जो कि मांस मछली तथा अन्य प्राणिज आश्र होगा और वसा एवं तेल हो जाएगा। फिर 10वां जो कि शक्कर एवं अन्य स्टार्च युक्त फल हो जाए, स्टार्च युक्त आहार हो जाएगा और 11 मिर्च एवं मसाले हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि त्वचा झुर्रियों युक्त एवं उसका रंग पीला होना लक्षण प्रदर्शित करता है। तो कुपोषण का लक्षण प्रदर्शित करता है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा है कि दूध तथा दूध से निर्मित भोज्य पदार्थ मांस, मछली, अंडा, दालें, चना, सोयाबीन, सूखी सेम, मटर, मूंगफली, तिलहन, अनाज, मेवे आदि होते हैं। तो आदि क्या होते हैं? तो आदि जो कि शरीर निर्माण भोज्य पदार्थ मतलब प्रोटीन सभी होते हैं। तो शरीर निर्माणक भोज्य पदार्थ होते हैं। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। तो भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्व को निम्नलिखित 3 भागों में बांटेंगे। एक शरीर निर्माणक भोज्य पदार्थ जो कि जिसमें प्रोटीन, दूध, दही, ये दूध से बने पदार्थ मांस, मछली, अंडा, दालें, चना, सोयाबीन, मटर, मूंगफली, तिलहन, अनाज, मेवे आदि होते हैं और शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और सुरक्षात्मक भोज्य पदार्थ में जो कि विटामिन एवं खनिज लवण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि 1 से 3 वर्ष तथा 4 से 6 वर्ष के बालक के लिए ICMR द्वारा कितनी कैलोरी ऊर्जा दैनिक निर्धारित की गई है? तो 2024 के आरडीए के अनुसार जो है कि 1 से 3 वर्ष तथा 4 से 6 वर्ष के बालक के लिए दैनिक कैलोरी ऊर्जा जो कि 1110 से जो है कि 1 से 3 वर्ष के बालक के लिए 1110 होना चाहिए और जो है कि 4 से 6 वर्ष के बालक के लिए कि 1360 कैलोरी होना चाहिए। तो यह सब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा है कि जल द्वारा पकाने की विधि को कितने भागों में बांटा गया है?
तो जल द्वारा पकाने की विधि को जो कि उबालना, धीरे धीरे उबालना तथा धीमी आंच पर पकाना, ये इसका आंसर ए सही है। उबालना होगा, धीरे धीरे उबालना तथा धीमी आंच पर पकाना हो जाएगा। तो खाद्य सामग्री को पकाने के लिए एक उत्तम तथा सर्वाधिक लोकप्रिय माध्यम जल है। जल के माध्यम से खाद्य सामग्रियों को 3 विभिन्न विभिन्न विधियों द्वारा पकाया जा सकता है। ये विधियां हैं उबालना, धीरे धीरे उबालना, धीमी आंच पर पकाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि नीचे के बर्तन में पानी डालकर तथा ऊपर छलनी या कोई कपड़ा बांधकर खाद्य पदार्थ को रखा जाता है, उसे कहते हैं। नीचे के बर्तन में पानी डालकर तथा ऊपर छलनी या कोई कपड़ा बांधकर खाद्य पदार्थ को रखा जाता है, इसे कहा जाता है वाष्प द्वारा पकाने की प्रत्यक्ष विधि। वाष्प द्वारा पकाने की अप्रत्यक्ष विधि होता है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। सॉरी, नीचे के बर्तन में पानी डालकर तथा ऊपर छलनी या कोई कपड़ा बांधकर खाद्य पदार्थ रखा जाता है, तो उसे वाष्प द्वारा पकाने की प्रत्यक्ष विधि कहा जाता है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। वाष्प द्वारा पकाने की प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत किसी बर्तन में पानी डालकर उसे आग पर रख दिया जाता है, जिससे पानी गर्म हो जाए तथा उसमें भाप उठने लगे। इसके उपरांत जिस खाद्य सामग्री को पकाना होता है, उसे ऊपर छलनी या बारीक मलमल के कपड़े से बांधकर खाद्य पदार्थ को रखा जाता है। भाप के संपर्क में आकर खाद्य सामग्री पकने लगती है तथा कुछ समय तैयार हो जाती है। इस विधि द्वारा खाद्य सामग्री को पकाने से उसके पोषक तत्व बहुत कम मात्रा में नष्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि प्राणिज भोज्य पदार्थ और वनस्पति भोज्य पदार्थ द्वारा प्राप्त होता है। तो प्राणिज भोज्य पदार्थ तथा वनस्पति भोज्य पदार्थ द्वारा प्राप्त होता है क्या? तो जो है कि प्राणिज भोज्य पदार्थ, वनस्पति भोज्य पदार्थ द्वारा खनिज, लवण, वसा, प्रोटीन, इनमें से जो है कि सभी प्राप्त होता है। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा, इनमें सभी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूछा है कि भोज्य पदार्थों में मिलावट से होता है। तो भोज्य पदार्थों में मिलावट से जो कि कुपोषण होता है। इसका आंसर बी सही हो जाएगा। जब कोई भोज्य पदार्थ बाजार में कम मात्रा में उपलब्ध होता है, तब मुनाफाखोर व्यापारी उसकी कमी को पूरा करने के लिए लाभ कमाने की दृष्टि से उसमें मिलावट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि भूनने तथा सेकने का प्रयोग किस विधि में किया जाता है। तो वायु द्वारा पकाने की विधि में जो कि भूनने तथा सेकने की विधि की जाती है। इसका आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि रेफ्रिजरेटर में शुक्राणुओं की वृद्धि 40 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे है, तो ये जो है कि रुक जाती है। क्या रुक जाती है? तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। तो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे रुक जाती है। इस ताप पर भोज्य पदार्थ के जीवाणु नष्ट हो जाते हैं और पनप नहीं पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि अंडा तथा दूध सुरक्षित रहते हैं। तो अंडा तथा दूध कितने डिग्री सुरक्षित रहते हैं? तो 0.40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर सुरक्षित रहते हैं। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। सॉरी, 35 से 40 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। 35 से 40 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। फल, अंडा, दूध, मांस, मछली आदि ठंडे ताप के कारण जम जाते हैं, जिसमें निहित सड़ाने वाले शुक्राणु की क्रिया शून्य हो जाती है। शुक्राणु की वृद्धि 40 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे रुक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि बोतलों द्वारा फलों के संरक्षण के लिए आवश्यक नहीं है। तो बोतलों द्वारा फलों के संरक्षण के लिए क्या आवश्यक नहीं? तो उसमें सांद्र गंधक का अम्ल मिलाना होता है। उसमें सांद्र गंधक का अम्ल मिलाना होता है। तो इसलिए इसका आंसर डी सही हो जाएगा। तो बोतलों द्वारा फलों का संरक्षण के लिए निम्नलिखित बातें आवश्यक है। फलों के जार या बोतलों को पर्याप्त रूप से गर्म करना तथा उसमें निहित वायु को बाहर निकालकर सील बंद करना। फलों के संरक्षण के लिए उसे धीरे धीरे पकाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि भंडार गृह में नमी होने पर डिब्बों को रखने के पूर्व क्या करना चाहिए? तो डिब्बों को तेल में डुबोकर उसे फिर यूं ही रखना चाहिए। डिब्बों को पानी में रखना चाहिए, डिब्बों गर्म जल में रखना चाहिए, तेल युक्त वस्तु उसके चारों तरफ रगड़ देना चाहिए। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि स्ट्रॉबेरी या चेरी जैम को जमाने के लिए उनमें मिलाया जाता है। तो नींबू का रस जो कि जैम को जमाने के लिए इसमें मिलाया जाता है। तो स्ट्रॉबेरी या चेरी जैम को जमाने के लिए उसमें नींबू का रस मिलाया जाता है। खटास की एक निश्चित मात्रा जैम जेली जमाने के लिए आवश्यक खटास के लिए साइट्रिक अम्ल अथवा टाइट्रिक अम्ल मिलाई जाती है। टाइट्रिक अम्ल ना हो तो
नींबू का रस डाला जा सकता है। खटास जैम जेली तैयार होने के लगभग 5 से 6 मिनट पहले मिलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि बाल्य बाल कल्याण सेवाओं में स्वास्थ्य निरीक्षण जन स्वास्थ्य नर्स तथा चिकित्सा अधिकारियों के संपर्क स्थापित करने में किसका सहयोग प्रमुख है? तो किसका सहयोग प्रमुख है? तो सहायक नर्स मिडवाइफ का सहयोग प्रमुख है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। तो बाल कल्याण सेवाओं में स्वास्थ्य निरीक्षण जन स्वास्थ्य नर्स तथा चिकित्सा अधिकारियों में संपर्क स्थापित करने में सहायक नर्स मिडवाइफ का प्रमुख सहयोग होता है। ध्यातव्य है कि बच्चों के स्वास्थ्य का निरीक्षण करने के लिए केंद्र सरकार तथा स्थानीय निकायों द्वारा बाल रक्षा केंद्र खोले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि वायरस द्वारा शिशुओं में होने वाले समान छूत हैं। तो मिसल्स है, जर्मन मिसल्स है, चिकन पॉक्स तथा चेचक है। तो उपयुक्त सभी जो है कि सही हो जाएंगे। इसका आंसर डी सही हो जाएगा। तो वायरस द्वारा शिशुओं में होने वाले सामान्य छूत या रोग खसरा, जर्मन खसरा, छोटी माता चेचक आदि है। खसरा पोलिनोसा खसरा पोलिनोसा मार्बिलोरस नामक विषाणु से फैलता है तथा इसमें रोगी के शरीर पर छोटे छोटे लाल रंग के दाने निकल आते हैं। छोटी माता वेरिसेला विषाणु की उपजाति से फैलता है जो रोगी के स्राव या छींकों द्वारा संचरित होते हैं, जबकि चेचक वेरियोला विषाणु द्वारा फैलता है जो वायु द्वारा रोगी से सीधे संपर्क से संचरित होते हैं। उसके रोगी को ज्वर, सिर में दर्द, जुकाम तथा उल्टियां आती हैं तथा शरीर पर दाने निकल आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि डिप्थीरिया के परिणाम होते हैं। तो डिप्थीरिया के परिणाम क्या होते हैं? बेसिली के कारण गले में खुजली, झिल्ली बन जाता है। बेसली के कारण गले में भूरी झिल्ली बन जाता है। हृदय एवं गुर्दे को प्रभावित करता है। टॉक्सिन द्वारा स्नायुक्त पर प्रभाव पड़ने में लकवा हो जाता है। डिप्थीरिया के क्या परिणाम होते हैं? उपयुक्त सभी परिणाम होते हैं। इसका आंसर डी सही हो जाएगा। तो यह बच्चों में फैलने वाला संक्रामक रोग है। डिप्थीरिया उत्पन्न करने वाला जीवाणु को कोरिनोबैक्टीरियस डिप्थीरिया कहते हैं। यह रोग डिप्थीरिया उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया क्या कहते हैं? कोरिनोबैक्टीरियस डिप्थीरियाई कहते हैं। यह रोग धीरे धीरे बढ़ता है। डिप्थीरिया के परिणाम स्वरूप गले में भूरी झिल्ली बन जाती है। हृदय एवं गुर्दे प्रभावित होते हैं। टॉक्सिन द्वारा स्नायु तंत्र पर प्रभाव पड़ने से लकवा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कुष्ठ रोग के लक्षण हैं। तो कुष्ठ रोग के कौन से लक्षण है? संवेद को अनुभूति समाप्त हो जाना होता है, नाड़ियां बढ़ जाता है तथा कोमल हो जाता है, त्वचा पर बड़ी ग्रंथियां तथा फोड़े हो जाते हैं। तो ये सभी कुष्ठ रोग के लक्षण है। तो इसका आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि मलेरिया होता है। तो मलेरिया होता है मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से होता है। मलेरिया मादा एनाफिलिस मच्छर को काटने से होता है। इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो मलेरिया मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से होता है। मलेरिया एक संक्रामक रोग है। यह रक्त के माध्यम से संक्रमित होने वाला रोग है। मलेरिया नामक रोग की उत्पत्ति एक कोशिकीय परजीवी रोगाणु प्लाज्मोडियम के मानव शरीर में प्रवेश करने से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि पशुओं से मनुष्य तक पहुंचने वाला छूत रोग है। पशुओं तो हाइड्रोफोबिया है। पशुओं से मनुष्य तक पहुंचने वाला रोग है तो हाइड्रोफोबिया है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। हाइड्रोफोबिया जो कि पशुओं से मनुष्य तक पहुंचने वाला छूत रोग है। रेबीज या हाइड्रोफोबिया पशु मुख्यतः कुत्ते से मनुष्य में संक्रमित होने वाला रोग है जो इनके काटने या संपर्क द्वारा फैलता है। यह एक घातक विषाणु जनित रोग है जो कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को मुख्य रूप से प्रभावित करता है। यह रोग 100% घातक होता है। यह ऐसे जानवरों के काटने से होता है जिनके लार में यह विषाणु रेबीज विषाणु मौजूद होता है। इससे पीड़ित व्यक्ति धीरे सिर दर्द, हल्का बुखार जैसे लक्षण प्रकट करता है। बाद में वह जोर, तेज रोशनी व ठंडी हवा तथा जल से डरने लगता है। इससे बचाव के लिए एंटी रेबीज टीका लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आहारी चिकित्सा का उद्देश्य है? निम्नलिखित में से कौन सा आहारी चिकित्सा का उद्देश्य है? तो पाचन तंत्र के कष्टों को देखते हुए सरल सौम्य तथा सुपाच्य आहार प्रदान करना, रोगावस्था में भी उच्च पोषक स्तर की निरंतर आपूर्ति करना और शरीर को प्रभावित अंगों को पर्याप्त विश्राम प्रदान करना। तो इनमें सभी हो जाएगा। इसका आंसर डी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि उच्च प्रोटीन युक्त आहार में प्रतिदिन प्रोटीन देना चाहिए। तो 100 से 125
ग्राम प्रतिदिन प्रोटीन देना चाहिए। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। मानव स्वास्थ्य रहने के लिए विभिन्न प्रकार की कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा एवं खनिज लवण युक्त भोजन का प्रयोग करता है। इसमें इसमें से प्रत्येक की मात्रा शारीरिक अवस्थाओं एवं आवश्यकताओं के अनुसार बदलती है। अत्यधिक प्रोटीन युक्त भोजन की आवश्यकता सामान्यतः गर्भवती स्त्रियों, शिशुओं एवं किशोरों को होती है, ताकि वे शारीरिक विकास भली भांति कर सके। प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ मांसपेशियों, हड्डियों तथा त्वचा आदि का विकास करने के साथ साथ बीमारियों से लड़ने की शक्ति प्रदान करते हैं। उच्च प्रोटीन युक्त आहार में लगभग 100 से 125 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन के भोजन में उपस्थित होना चाहिए। दालें, दूध, पनीर, अंडे तथा मांस प्रोटीन के प्रचुर स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि ज्वर से पीड़ित व्यक्ति के आहार में कितनी कैलोरी देना चाहिए। तो जड़ से पीड़ित व्यक्ति के आहार में कितनी कैलोरी देना चाहिए, तो 2700 कैलोरी देना चाहिए। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि अर्धसूत्री कोशिकाएं विभाजन होती हैं। अर्धसूत्री कोशिकाएं विभाजित होती हैं तो मानव शरीर के प्रजनन तंत्र में जो कि अर्धसूत्री कोशिकाएं विभाजित होती है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। अर्धसूत्री कोशिकाएं विभाजन मानव शरीर के प्रजनन तंत्र में होती है। अर्धसूत्री विभाजन द्वारा मातृ कोशिका में 4 सतती अगुणित अगुणित कोशिकाएं बनती है। संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या अगुणित होने के साथ साथ आनुवांशिकी भिन्नता होती है। इसी विभाजन के कारण संतानें लक्षणों में एक दूसरे से भिन्न होती है। मस्तिष्क तथा रीढ़ रज्जु में पाई जाने वाली ऊर्जा कहलाती है, तो स्नायु ऊर्जा कहलाती है। तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। तो अस्थि मज्जा एक प्रकार के ऊतक होते हैं जो शरीर की लंबी हड्डियों की जोड़ों पर रहते हैं। यह अस्थि मज्जा 2 प्रकार के होते हैं, यथा लाल मज्जा एवं पीला मज्जा। लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका तथा प्लेटलेट्स आदि लाल मज्जा से ही उत्पन्न होते हैं, जबकि कुछ श्वेत कण पीले मज्जा में भी उत्पन्न होते हैं। पीले मज्जा में ही वसी ऊतक उपस्थित होते हैं, जिन्हें स्नायु ऊतक भी कहा जाता है। ये वसी ऊतक ही मस्तिष्क तथा रीढ़ की ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि अस्थि पंजर के कौन प्रमुख भाग होते हैं। तो अस्थि पंजर के प्रमुख भाग हैं रक्त कण हैं। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। तो सिर, धड़ तथा अग्रांग सभी अस्थि पंजर के भाग होते हैं, जबकि रक्त कणिकाएं रक्त कोशिकाओं में उपस्थित होती हैं। ये रक्त कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, यथा लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं तथा प्लेटलेट्स। लाल रक्त कणिकाएं रक्त में ऑक्सीजन के परिवहन तथा श्वेत रक्त कणिकाएं रोग से प्रतिरक्षा प्रदान करती हैं। ध्यातव्य है कि तीनों प्रकार की रक्त कणिकाएं अस्थि मज्जा से उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि स्वस्थ शरीर में पेशियां सदा ही थोड़ी कसावट की स्थिति में रहती हैं, ताकि प्रत्येक समय क्रिया के लिए तत्पर रहें, या तत्परता कहलाती है, मसल टोन कहलाती है। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। पेशियों को सारी क्रिया की तत्परता के लिए कसावट की स्थिति में रहना पेशी टोन अथवा मसल टोन कहलाता है। सामान्य स्थिति में पेशी खुद ही कुछ तनी होती है, जिसे टोन कहा जाता है। इसी टोन के कारण पेशियां बिना थकी एक सी स्थिति में रहती है। यह पूरी प्रक्रिया एक कार्यप्रणाली पर आधारित है, जिसके द्वारा अलग अलग समूह के पेशी तंत्र संकुचित और शिथिल होते हैं, जो हर समूह को आराम और संप्रेता की अवधि प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि मेरुदंड कोष पसलियां तथा उरोस्थि है तो धड़ की अस्थियां हैं। मेरुदंड कोष पसलियां तथा उरोस्थि जो कि धड़ की अस्थियां हैं, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि वैसी पेशियां जो नितंब का मांसल भाग बनाती हैं तथा फीमर से जुड़कर नितंब जोड़ का फैलाव करती हैं, वे कहलाती हैं। तो वे कौन सी मांसपेशियां कहलाती है, तो वे ग्लूटियल कहलाती है। तो इसका आंसर सही होगा, ग्लूटियल कहलाती है। ऐसी पेशियां जो नितंब का मांसल भाग बनाती हैं तथा फीमर से जुड़कर नितंब जोड़ का फैलाव करती, ग्लूटियल पेशियां कहलाती। ग्लूटियल पेशियां 3 प्रकार की होती, कौन सी? ग्लूटियल मैक्सिमम पेशी, इसका उद्गम इलियम के लेटरल सतह और संक्रम से होता है तथा निवेशन फेमर की ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी पर होता है। नितंब के जोड़ को फैलाती है तथा जब टांगे स्थिर रहती हैं तो यह धड़ को फैलाती है। ग्लूटियम मीडियम पेशी जो कि इसका उद्भव भी इलियम के
लेटरल सतह के तथा निवेश फीमर के ग्रेटर ट्राकेटर पर होता है तथा नितंब के जोड़ को फैलाती तथा फीमर को प्राश्चित घुमाव तथा अपरिवर्तन करती है। ग्लूटियल ग्लूटियस पेशी इसका भी उद्भव इलियम की लेटरल सतह जैसे, जबकि निवेशन फीमर के ग्रेटर ट्राकेटर पर होता है। यह भी नितंब को फैलाने तथा फीमर के पार्श्व घुमाव एवं अपरिवर्तन के लिए जिम्मेदार पेशी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि पसलियों के बीच में स्थित जो पेशियां उसे श्वसन के लिए ऊपर जा उठाती हैं वह कहलाती है। तो श्वसन के लिए ऊपर उठाती तो ये पेशियां जो कि इंटरकोस्टल्स कहलाती है, इंटरकोस्टल्स कहलाती है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो पसलियों के बीच में स्थित जो पेशियां श्वसन के लिए ऊपर उठाते इंटरकोस्टल्स पेशी कहलाती है। इंटरकोस्टल्स पेशी पसलियों के मध्य बाह्य छोटी छोटी पेशियों का समूह होता है जो श्वसन के दौरान सीने की गति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये पेशियां सीने के फैलने एवं सिकुड़ने में सहायता कर श्वसन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि प्रतिघन मिमी रक्त में लाल रक्त कणों की संख्या होती है तो 50 लाख जो है कि लाल रक्त कणों की संख्या होती है प्रतिघन मिमी में। तो प्रतिघन मिमी रक्त में लाल रक्त कणों की संख्या 50 लाख होती है। रुधिराणु 3 प्रकार के होते हैं। अ जो कि लाल रुधिराणु, ब जो कि श्वेत रुधिराणु और स जो कि रुधिर प्लेटलेट्स। लाल रुधिराणु में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन होती है। श्वेत रुधिराणु में की संख्या में 6000 से 10,000 प्रतिघन मिमी, जबकि रुधिर प्लेटलेट्स की संख्या 2000 से 5000 प्रतिघन मिमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रक्त पट्टिकाओं का कार्य होता है। तो रक्त पट्टिकाओं का कार्य क्या होता है? चोट लगने पर रक्त को जमाना होता है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि आमाशय के पिछले तथा उदर के ऊपरी बाएं कोने में जो बड़ी लसिका ग्रंथि के समान होता है उसे कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जो कि आमाशय के पिछले तथा उदर के ऊपरी बाएं कोने में जो बड़ी लसिका ग्रंथि के समान होती है उसे तिल्ली कहते हैं। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो प्लीहा या तिल्ली स्प्लेन शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र के हिस्से के रूप में एक रक्त शोधक के रूप में कार्य करता है। पुरानी लाल रक्त कोशिकाएं यही ये साइकिल होती हैं तथा श्वेत रक्त कोशिकाएं एवं प्लेटलेट्स यह स्टोर होते हैं। इस कारण इसे WBC का बैंक तथा RBC लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रगाह कहा जाता है। प्लीहा या तिल्ली आमाशय के पीछे तथा उदर के ऊपरी हिस्से में बाएं कोने में लसिका के समान अंडाकार लंबाई में लगभग 3 से 5 इंच स्थित होती है। इसके बढ़ने से मलेरिया, धातु क्षय, रक्त अल्पता जैसी समस्याएं जन्म लेती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि वैसा तंत्र जो भोजन अवशोषण कर उसे रक्त कोषों के लिए उपयोगी बनाता है उसे कहा जाता है। तो उसे पाचन तंत्र कहा जाता है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो भोजन के जटिल पोषक पदार्थों के बड़े अणुओं को विभिन्न रासायनिक क्रियाओं एवं एंजाइम की सहायता से सरल छोटे व घुलनशील अणुओं में बदलना तथा उन्हें अवशोषित कर रक्त कोषों के लिए उपयोगी बनाने वाले अंगों को संयुक्त रूप से पाचन तंत्र कहा जाता है। आमाशय, पित्ताशय, यकृत तथा अग्नाशय आदि की प्रमुख पाचन ग्रंथियां हैं। आमाशय, पित्ताशय, यकृत तथा अग्नाशय आदि जो की प्रमुख पाचन ग्रंथियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि 6 महीने से 2 वर्ष के बीच के बच्चों की अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? 6 महीने से लेकर 2 वर्ष के बीच के बच्चों के अस्थायी दांतों की संख्या 20 हो जाती है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि सबसे बड़ी ग्रंथि जिसका भार 1.5 किलोग्राम तथा कोमल लाल होता है जो अमाशय के ऊपरी भाग में दाएं तरफ उदर पट के नीचे होता है कहलाता है। तो यह यकृत कहलाता है, लीवर कहलाता है। इसका आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि एंजाइम जो पके स्टार्च को माल्टोज में बदलता है तथा लार में रहता है तो वह जो है कि टाइलिन एंजाइम हो जाएगा। टाइलिन एंजाइम हो जाएगा। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि श्वसन तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? श्वसन तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो नाक, रश्मि, कंठ यह श्वसन तंत्र में आएगा। श्वास नली, श्वसनी फेफड़े,
तो श्वास नली, श्वसनी फेफड़े या नहीं है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। तो श्वसन क्रिया में भाग लेने वाले विभिन्न अंग सम्मिलित रूप से श्वसन तंत्र कहलाते हैं। श्वसन तंत्र के प्रमुख अंग फेफड़ा तथा अन्य सहायक अंग हैं। लसिका तथा नासा मार्ग, कर्क या स्वर यंत्र तथा श्वास नाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि श्वसन की क्रिया 1 मिनट में होती है। तो श्वसन की क्रिया 1 मिनट में जो है कि 18 बार होती है। 1 मिनट में 18 बार होती है, तो इसका आंसर 16 से 18 बार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि जब किसी कारण से फेफड़ों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है, तब ऊतक के ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, तो उस स्थिति को कहा जाता है। तो इस स्थिति को जो कि एस्फिलिक्सिया कहा जाता है। जब किसी कारण जो है कि फेफड़ों में फेफड़ों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचती तथा ऊतक की ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, तो उसे जो कि एस्फिलिक्सिया कहा जाता है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा, एस्फिलिक्सिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूछा है कि माइक्रोवेव ओवन, प्रेशर कुकर, वैक्यूम क्लीनर कार्य सरलीकरण के नए क्रांतिकारी सामान है। नए क्रांतिकारी सामान है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि गृह सज्जा का विभिन्न अंग कौन सा नहीं है। गृह सज्जा का विभिन्न अंग कौन सा नहीं है। घरों तथा कमरों में भेड़ बकरियां रखना या नहीं है। फर्श पर कल्पना बनाना या दीपावली या शादी विवाह के समय झाड़ियां बनाना ये भी है। रंग बिरंगे कागजों एवं फूल पत्तियों से घर को सजाना ये भी है। तो इसका आंसर सी जो भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि सजावटी नमूने में रचनात्मक नमूने के किस भाग को सुंदर बनाया जा सकता है। सजावटी नमूने में रचनात्मक नमूने के भाग को सुंदर बनाया जा सकता है, तो ऊपरी भाग को जो कि सुंदर बनाया जा सकता है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि पर्दा हमेशा लगाना चाहिए। तो पर्दा हमेशा जो है कि मोटा तथा पूरे दरवाजे एवं खिड़कियों पर लगाना चाहिए। पतला आधे दरवाजे खिड़कियों पर लगाना है, पतला एवं पूरे दरवाजे खिड़कियों पर लगाना चाहिए, किसी तरह का लगाना है। तो पर्दा जो है कि मोटे तथा पूरे दरवाजे खिड़कियों पर लगाना चाहिए। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि समय व्यवस्थापन की योजना के सफल होने से संतोषजनक पारिवारिक लक्ष्य की प्राप्ति होती है। समय व्यवस्था की योजना को सफल होने से जो कि संतोषजनक पारिवारिक लक्ष्य की प्राप्ति होती है कि परिवारों के सदन मानसिक रूप से संतुष्ट होते हैं। संतोषजनक पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति होती है या परिवार के सदस्य मानसिक रूप से संतुष्ट होते हैं। दोनों सही लग रहे हैं। या जो है कि संतोषजनक पारिवारिक लक्ष्य एवं मानसिक संतुष्टि दोनों होते हैं, यह दोनों हो जाएगी। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि किस उपकरण में तैयार खाद्य पदार्थ में वायुमंडल के ताप से कम ताप पर खराब होने से बचाया जाता है। तो रेफ्रिजरेटर जो कि हो जाएगा। तो इसका आंसर ए सही है, रेफ्रिजरेटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि अपने परिवार, समाज तथा राष्ट्रीय हित हेतु अपनी क्षमताओं का संपूर्ण उपयोग कर मानव जाति का कल्याण कर सकता है। तो मानव जाति का कल्याण कर सकता है, तो स्वस्थ व्यक्ति कर सकता है। तो इसका आंसर सी से होगा, स्वस्थ व्यक्ति कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाएं सामुदायिक स्वास्थ्य उत्थान हेतु कौन कौन कार्यरत हैं। तो कौन कौन कार्यरत हैं। तो भारतीय विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाएं सामुदायिक स्वास्थ्य उत्थान हेतु कौन कौन कार्यरत हैं। तो भारतीय रेड क्रॉस समाज एवं भारत सेवक समाज, कस्तूरबा मेमोरियल फंड एवं हिंद कुष्ठ निवारण संघ, भारतीय बाल कल्याण परिषद एवं अखिल भारतीय नेत्रहीन उन्मूलन सभी समाज। तो इनमें सभी जो है कि सहायक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि पर्यावरण के अजैविक घटक हैं। तो पर्यावरण के अजैविक घटक कौन से हैं। आसपास की वायु, जल, स्थल, तो ये सभी पर्यावरण के अजैविक घटक है। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि वातावरण में कौन सी गैस मुक्त अवस्था में सपोषी के विकास का कारण होती है। तो ऑक्सीजन जो है कि सपोषी विकास का कारण होती है। तो नाइट्रोजन जो है कि वायुमंडल में 78% पाया जाता है और जो है कि ऑक्सीजन 21% पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि ओजोन के स्तर किसके हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करते हैं। तो पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करते हैं। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति कितने वर्ष पूर्व हुई है। तो पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति जो कि 4 अरब वर्ष हुई है।
तो इसका आंसर सी सही होगा, 4 अरब वर्ष हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि प्लास्टिक किस प्रकार का अपशिष्ट है। तो प्लास्टिक जो कि एक अजैव अजैव या निम्नीकरण है, अपशिष्ट है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। तो प्रदूषणों को दो प्रमुख घटकों जैव अथवा जैव व अजैव निम्नीकरण में बांटा जाता है। जैव निम्नीकारक ऐसे प्रदूषण को कहा जाता है जो सूक्ष्म जीवों द्वारा सफलता से उपापचयी या विखंडित हो जाते हैं। इस प्रकार के प्रदूषण सामान्यतः पौधों अथवा जीवों द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं तथा इनका अपघटन अन्य सूक्ष्म जीवों या जीवों द्वारा कर दिया जाता है, जबकि अजैव निम्न के कारण प्रदूषण प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा अथवा सूक्ष्म जीवों द्वारा टूटते नहीं हैं तथा सैकड़ों वर्षों तक पर्यावरण में वैसे ही बने रहते हैं। प्लास्टिक, रबर आदि अजैव निम्नीकरण के प्रमुख उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि वैसे भी जो बिना अंगों को जलाए ही विषाक्त लक्षण उत्पन्न करते हैं, जैसे तुतिया, वे कहलाते हैं। तो यह उदाहक विष कहलाते हैं। वैसे विष जो बिना अंगों को जलाए ही विषाक्त लक्षण उत्पन्न करते हैं, जैसे तुतिया, वे कहलाते हैं। तो उदाहक विष कहलाते हैं। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। विष सामान्यतः ऐसे हानिकारक पदार्थ हैं जो खाए जाने पर श्लेष्मा, झिल्ली, ऊतक या त्वचा सीधी क्रिया कर अथवा परिसंचरण तंत्र में अवशोषित होकर स्वास्थ्य को बुरी तरह प्रभावित करने या जीवन को नष्ट करने में समर्थ होते हैं। वैसे विष तो बिना अंगों को जलाए ही विषाक्त लक्षण उत्पन्न करते हैं, उदाहरण विष कहलाते हैं। तुतिया, सायनाइड आदि ऐसे प्रमुख विष हैं, इन्हें धातु विष भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि कार्बोलिक अम्ल का पान करने पर रोगी को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। तो रोगी को जो कि वमन नहीं करना चाहिए तथा चूने के पानी अंडे की सफेदी मिलाना चाहिए। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो कार्बोलिक अम्ल का पान करने पर रोगी को वमन नहीं कराना चाहिए तथा चूने के पानी अंडे की सफेदी पिलाना चाहिए। विष कष्टकारक और घातक होते हैं। इसके प्रभाव के निवारण के लिए कुछ औषधि और उपचार प्रयुक्त होते हैं, इन्हें विष प्रतिकारक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि रेडियस तथा अल्ना अस्थियां भय होने पर उसे स्थिर होने के लिए प्रयोग करना चाहिए। तो खपचियों का प्रयोग करना चाहिए। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा, खपचियों का प्रयोग करना चाहिए। रेडियस तथा अल्ना अस्थियां भंग होने पर उसे स्थिर होने के लिए खपचियों का प्रयोग करना चाहिए। हड्डियों को टूटने पर खपचियों का सहारा लेकर हम पट्टियों को बांधते हैं, जिससे हड्डी पर अधिक दबाव ना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा मानसिक विकास होता है। तो मानसिक विकास जो कि नियमित एवं क्रमबद्ध रूप से, अनियमित तथा क्रमबद्ध रूप से होता है, अनियमित तथा अव्यवस्थित रूप से होता है। तो इनमें से इसका आंसर क्या हो जाएगा। मानसिक विकास जो है कि नियमित एवं क्रमबद्ध रूप से होता है। तो नियमित एवं क्रमबद्ध रूप से होता है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है किस काल में बालक अधिकांश बातें घर वालों के अनुकरण द्वारा सीखता है। तो शैशवावस्था में बालक जो कि अधिकांश बातें घर वालों के अनुकरण द्वारा सीखता है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि बच्चों के अस्थायी दांत कब से निकलने लगते हैं। तो बच्चों के अस्थायी दांत जो है कि 4 वर्ष की उम्र से निकलने लगते हैं। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। 12 वर्ष से 18 वर्ष की आयु कहलाती है। तो 12 वर्ष से 18 वर्ष की आयु जो कि किशोरावस्था कहलाती है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो विकास के क्षेत्र में गृह विज्ञान का योगदान है। तो गृह विज्ञान का पारिवारिक स्तर, उत्थान, स्वास्थ्य तथा पोषण क्षेत्र में, रोजगार, परिवार कल्याण के क्षेत्र में है, बाल शिक्षा तथा स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में, उपयुक्त सभी क्षेत्र में। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि राष्ट्रीय महिला आयोग संबंधित नया अधिनियम बना है। तो यह 1990 में जो है कि नया अधिनियम बना है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। तो राष्ट्रीय महिला आयोग भारतीय संसद द्वारा 1990 में पारित अधिनियम के तहत जनवरी 1992 में गठित एक संवैधानिक निकाय या एक ऐसी इकाई जो शिकायत या स्वतः संज्ञान के आधार पर महिलाओं के संवैधानिक हितों और उनके लिए कानूनी
सुरक्षा उपायों को लागू करती है। आयोग की पहली प्रमुख सचिव सुश्री जयंती पटनायक थी। 17 सितंबर 2014 को ममता शर्मा का कार्यकाल पूरा होने के पश्चात ललिता कुमार मंगलम को आयोग का प्रमुख बनाया गया था। तो 17 सितंबर 2014 को ममता शर्मा का कार्यकाल पूरा होने के पश्चात जो कि ललिता कुमार मंगलम को आयोग का प्रमुख बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि भारतीय संविधान के किस भाग में कहा गया है कि राज्य को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे स्त्रियों तथा बच्चों के स्वास्थ्य और शक्ति का दुरुपयोग नहीं हो। तो यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कहा गया है कि राज्य की ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे स्त्रियों तथा बच्चों के स्वास्थ्य और शक्ति में कोई दुरुपयोग ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि भारत में कब तथा कहाँ सर्वप्रथम स्कूल में गृह विज्ञान पढ़ाने का प्रावधान हुआ था। तो जो कि 1948 ईस्वी में मद्रास में हुआ था। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा, मद्रास में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि सर्वप्रथम कहाँ तथा किस उच्च विद्यालय में गृह विज्ञान को शिक्षण विषय के रूप में सम्मिलित किया गया था। तो शिक्षण विषय के रूप में सम्मिलित किया गया था तो महारानी लक्ष्मी बालिका विश्वविद्यालय बिहार सफरेद। तो ये जो कि महारानी बालिका उच्च विद्यालय बड़ौदा गुजरात में किया गया था। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। तो यह 1936 के मध्य विद्यालय में गृह विज्ञान विषय अनिवार्य कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि किस पुरुष ने सर्वप्रथम गृह विज्ञान पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी। तो डॉक्टर के एच चंद्रशेखर ने की थी। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो वह प्रथम भारतीय पुरुष जिसने गृह विज्ञान के पीएचडी कर राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा बिहार में गृह विज्ञान संकाय के डीन पद पर कार्य किया। तो डॉक्टर के एन चंद्रशेखर है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि व्यक्तिगत समस्याओं के साथ साथ राष्ट्रीय समस्याओं के निदान जैसे जनसंख्या वृद्धि, रोग, चेचक, मलेरिया उन्मूलन, पर्यावरण सुरक्षा, सिंचाई एवं दवा वितरण, वयस्क शिक्षा, जन शिक्षा, पोषण संबंधी समस्याएं, स्त्री शिक्षा, टीकाकरण, जनमत आदि तक पहुंचाना उद्देश्य है। तो औपचारिक शिक्षा का, अनौपचारिक शिक्षा का, तो औपचारिक अनौपचारिक दोनों शिक्षा का उद्देश्य है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि गृह विज्ञान का अर्थ है। तो गृह विज्ञान का जो कि गृह प्रबंधन करने वाला विज्ञान है, अपने संसाधनों का प्रबंधन करने की कला है, घर को सजाने की कला है। तो इसका आंसर सी से है, घर को सजाने की कला है, सॉरी अपने संसाधनों को प्रबंधन करने की कला है। इसका आंसर बी सही हो जाएगा, अपने संसाधनों को प्रबंधन करने की कला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है किसी वस्तु की कार्यप्रणाली को बताना ही संचार कहलाता है। किसी वस्तु की कार्यप्रणाली को बताना ही जो कि प्रतिपादन कहलाता है। तो इसका आंसर ए सही होगा, किसी वस्तु की कार्यप्रणाली को बताना ही प्रतिपादन कहलाता है। तो किसी वस्तु के कार्यप्रणाली को बताना ही प्रतिपादन है। देखिए और विश्वास कीजिए कि भावना ही प्रतिपादन का मुख्य सिद्धांत है। प्रतिपादन मुख्यतः दो तरह के होते हैं, पद्धति प्रतिपादन, परिणाम प्रतिपादन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि संचार की ऐसी विधि प्रदर्शनी का आयोजन जिसमें दिखाए गए यंत्रों में से किसी को जानकारी अच्छी तरह से दी जा सकती है कहलाती है। तो संचार की वैसी विधि प्रदर्शन का आयोजन जिसमें दिखाए गए यंत्रों से किसी को जानकारी अच्छी तरह से दी जा सकती कहलाती है। तो यह दृश्य शब्द साधन सामग्री कहलाती है। तो इसका आंसर जो है कि इसका आंसर हो जाएगा प्रदर्शनी का आयोजन कहलाती है। संचार की वैसी विधि प्रदर्शन का आयोजन जिसमें दिए गए यंत्रों से किसी को जानकारी अच्छी तरह से वर्तमान आय का वर्तमान उपभोग व्यय पर आधिक्य को बचत कहा जाता है। यह युक्ति दी है। तो यह युक्ति जो है कि किंग्स ने दी है, किंग्स की है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो वर्तमान आय का वर्तमान उपभोग व्यय पर आधिक्य को बचत कहा जाता है। यह युक्ति किंग्स की है। उत्तम गृह अर्थव्यवस्था के लिए पारिवारिक बचत का विशेष महत्व है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि बाल उपहार योजना, बाल विकास फंड योजना किस बैंक या संस्थाओं के अंतर्गत कार्य कर रही है? तो बाल उपहार योजना, बाल विकास फंड योजना किस बैंक संस्थाओं के द्वारा कार्य कर रही है? तो यह जो है कि जीवन बीमा निगम तथा भारतीय यूनिट ट्रस्ट में की जा रही है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो बाल उपहार योजना, बाल विकास फंड योजना जीवन बीमा निगम तथा भारतीय यूनिट ट्रस्ट संस्थाओं के अंतर्गत कार्य कर रही है। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया योजना वर्ष 1964 में प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि बैंक के खातों के प्रकार हैं। बैंक के खातों के प्रकार हैं तो बचत खाता तथा आवर्ती खाता है, निश्चित अवधि जमा खाता, चालू खाता, इनमें से सभी। तो बैंक के खातों के प्रकार में जो है कि बचत खाता तथा आवर्ती खाता है, निश्चित अवधि जमा खाता है, चालू खाता है। तो यह सभी जो है कि बैंक के खातों के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि घी, मक्खन, खाद्य तेल, शहद, दालें, मसाले, आटा तथा बेसन उत्पाद प्रमाण चिन्ह होते हैं। तो यह एक मार्क के चिन्ह होते हैं। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो यह एक मार्क चिन्ह जो कि 1947 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निर्णय करने में उन फसलों का अस्तित्व निहित है जिनके प्रति उसका प्रतिस्थापन किया गया है। यह किसकी युक्ति? निर्णय करने में उन उद्देश्यों का अस्तित्व निहित है जिनके प्रति उनका प्रतिस्थापन किया गया है। तो यह जो कि डी उट्स थॉमस का है, डी उट्स थॉमस का। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि समानुपातिक प्रभाव के नियामक हैं। समानुपातिक प्रभाव के नियामक जो कि रेखा, दूरी तथा माप का प्रभाव है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। रेखा, दूरी तथा माप का प्रभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है गंदे कपड़ों पर साबुन की टिकिया के स्थान पर साबुन के चूर्ण, विरंजक चूर्ण का प्रयोग हो तो यह श्रेयकर होता है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 6 से 12 वर्ष तक के काल को कहा जाता है। तो 6 से 12 वर्ष के काल को जो कि बाल्यावस्था कहा जाता है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है किस अवस्था में यौन परिपक्वता के कारण बालक के शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं? तो किशोरावस्था में होते हैं। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है जन्म के समय शिशु के सिर की लंबाई पूरे शरीर की लंबाई की कितनी होती है? तो 1/4 होती है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि शिशु पालन एवं समाजीकरण की प्रक्रिया का संबंध होता है। शिशु पालन तथा समाजीकरण की प्रक्रिया का संबंध होता है तो विभिन्न साधनों तथा संस्थाओं में होता है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो शिशु पालन एवं समाजीकरण की प्रक्रिया का संबंध विभिन्न संसाधनों तथा संस्थाओं में होता है जिसमें प्रमुख प्राकृतिक साधन या संस्थाएं निहित है। परिवार, खेल समूह, भाषा, जाति आदि होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि सामाजिक स्त्रीकरण एवं सामाजिक विभाग से संबंधित है। तो जाति संबंधित है। इसका आंसर ए सही हो जाएगा। जाति सामाजिक स्त्रीकरण एवं सामाजिक विभाग से संबंधित है। प्रत्येक व्यक्ति जन्म से एक जाति प्राप्त करता है। जाति चेतना उसे निर्देश करती है कि उस व्यक्ति को क्या करना है अथवा क्या नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि किस अवस्था में बालक की विद्यालय अंतः क्रियाएं परिवार की अपेक्षा अधिक हो जाती हैं? तो किस अवस्था में बालक की विद्यालय अंतः क्रियाएं परिवार की अपेक्षा अधिक हो जाती हैं? तो 11 से 12 वर्ष की अवस्था में हो जाती हैं। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि शिशुओं में दिनचर्या का आरंभ बच्चों द्वारा होता है। तो शिशु में दिनचर्या के शिशुशाला में दिनचर्या का आरंभ बच्चों द्वारा होता है तो प्रार्थना गीत के साथ होता है। तो इसका आंसर ए सही है। प्रार्थना गीत के साथ होता है। सामान्यतः शिशुशाला में 3 से 4 वर्ष की आयु के बालक बालिकाओं का नामांकन किया जाता है। शिशुशाला में दिनचर्या के आरंभ बच्चों द्वारा प्रार्थना गीत गाए जाने के साथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि जहाँ पति पत्नी एवं बच्चे ही मात्र एक साथ मिलजुल कर एक छत के नीचे रहकर एक ही रसोई में खाना पकाते तथा खाते हैं उसे कहा जाता है। तो उसे व्यक्तिगत परिवार कहा जाता है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। जहाँ एक से अधिक रहते हैं परिवार तो वो संयुक्त परिवार कहा जाता है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, यह किसका कथन है? संयुक्त परिवार के दाम्पत्य प्रेम का विकास अवसर क्रम प्राप्ति होती है। संयुक्त परिवार के दाम्पत्य प्रेम के विकास का अवसर क्रम प्राप्त होता है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा है संयुक्त परिवार में दाम्पत्य प्रेम के विकास का अवसर कम प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि परिधान के नमूनों की रचना में रेखाओं, आकार, रंग, बनावट आदि को व्यवस्थित करने के लिए भी है। तो परिधान के नमूनों की रचना में रेखाओं, आकार, रंग, बनावट आदि की व्यवस्थित करने के लिए भी है। कला के मूलभूत सिद्धांत का सहारा लेना चाहिए। कटाई के सिद्धांत का सहारा लेना चाहिए। तो कला के मूलभूत सिद्धांत का सहारा लेना चाहिए। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि सीधी, आड़ी, खड़ी और तिरछी रेखाओं वाले नमूनों की रेखाओं की विभिन्न दिशाएं को बनाकर तैयार किए जाते हैं तो क्या कहलाते हैं? तो भूमिगत विन्यास कहलाते हैं। तो इसका आंसर ए है, भूमिगत विन्यास कहलाते हैं। सभी नमूनों में कुछ न कुछ रेखाओं का प्रयोग अवश्य रहता है। सीधी, आड़ी, खड़ी, तिरछी रेखाओं वाले नमूने रेखाओं को विभिन्न दिशाओं में बनाकर तैयार किए जाते हैं। ऐसे नमूने भूमिगत विन्यास अथवा ज्यामिति अनुरूपता वाले कहलाते हैं। नमूनों में रंगों का प्रयोग किया जाता है। तो परिधान का रंग, रूप और आकार खिलता है। परिधान का रंग, रूप, आकार खिलता है तो उचित तथा अच्छे अनुपात में खिलता है। तो इसका आंसर ए सही है, उचित तथा अच्छे अनुपात में खिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि किसके लिए परिधान रचना में रंग, रेखा, आकृति तथा अलंकरण में पुनरावृत्ति, स्त्रीकरण तथा विकृतीकरण को प्रयोग करता है? तो किसकी परिधान रचना में रंग, रेखा, आकृति तथा अलंकरण में पुनरावृत्ति, स्त्रीकरण तथा विकरण के प्रयोग करता है? तो लय है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो लय की उत्पन्न करने के लिए परिधान रचना में रंग, रेखा, आकृति तथा अलंकरण में पुनरावृत्ति, स्त्रीकरण तथा विकृतीकरण का प्रयोग करना चाहिए। लय कला का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि किस स्केल में कोई भी व्यक्ति अपनी पोशाक या पहनावे के औचित्य का मूल्यांकन कर सकता है? तो किस स्केल में कोई व्यक्ति अपने पोशाक या पहनावे की औचित्य का मूल्यांकन कर सकता है? तो संतुलन और लय, समानुपात, अनुरूपता। तो किसके द्वारा कर सकता है? तो जो है कि इन सभी के द्वारा कर सकता है। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि चूसड़ी देख लेते हैं। अनुपात, संतुलन, लय, अनुरूपता, दबाव, संबल तथा आकर्षण केंद्र आदि ऐसे मापदंड है जिसमें कोई भी व्यक्ति अपनी पोशाक या पहनावे के औचित्य का मूल्यांकन कर सकता है, क्योंकि इनमें से किसी एक की भी अपेक्षा परिधान के सौंदर्य को नष्ट कर देने के लिए पर्याप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि चूषण विधि द्वारा किस प्रकार की वस्तुओं की धुलाई की जाती है? तो चूषण विधि द्वारा भारी वस्तुओं की धुलाई की जाती है। तो इसका आंसर ए सही, बी सही हो जाएगा। तो चूषण विधि द्वारा भारी कपड़े जैसे कंबल, दरी, सूट आदि जिन्हें हाथ से मलना कठिन होता है, धोने में सरलता होती है, सेक्शन वॉशर का हैंडल लकड़ी तथा निचला छिद्रयुक्त भाग धातु का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि कपड़े की देख रेख करना प्रमुख कर्तव्यों में से एक है। तो कपड़े की देख रेख करना प्रमुख कर्तव्यों में से एक है। तो गृह स्वामी, बच्चों को, गृहिणी को, दर्जी को। तो जो है कि कपड़ों की देख रेख करना प्रमुख कर्तव्यों में से एक है। तो यह जो कि गृहिणी के कर्तव्यों में से एक, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। गृहिणी के कर्तव्यों में से एक है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वस्तुओं की देख रेख एवं ऐतिहासिक के लिए आवश्यक नहीं है? तो यह जो है कि अनुचित ढंग से प्रयोग में लाने का जो है कि हो जाएगा। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। वस्तुओं की देख रेख एवं ऐतिहासिक के निम्नलिखित संकेत आश्रय आवश्यक है। ब्रश करना एवं धूप हवा दिखाना, स्वयं संरक्षण तथा तथ्य क्षीण मरम्मत, दाग छुड़ाना तथा बारंबार धोना, धुलाई की उचित विधि, शोधक पदार्थों का विवेकपूर्ण चुनाव, विधि पूर्वक सुखाना, इस्त्री करना, प्रयोग का उचित ढंग तथा प्रयोग के बाद रखने के ढंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा प्रकृति तंतु है
तो प्रकृत तंतु जो कि कपास तंतु है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्न युक्त वस्तुओं पर लग जाती है, नमी युक्त वस्तुओं पर लग जाती है, तो नमी युक्त वस्तुओं पर जो है कि फफूंद लग जाती है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि जल की कठोरता कितने प्रकार की होती है, तो जल की कठोरता 2 प्रकार की होती है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। अस्थायी कठोरता, अस्थायी कठोरता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि चाय के धब्बे किस वर्ग में आते हैं, तो चाय के धब्बे जो कि वनस्पति वर्ग में आते हैं, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो अपनी प्रकृति के अनुसार धब्बे निम्नांकित वर्गों के होते हैं। वनस्पतिक धब्बे के अंतर्गत चाय, कोको, कॉफी, फल आदि आते हैं। प्राणिक धब्बे इस वर्ग के धब्बे अंडे, दूध, मांस तथा रक्त आदि से लग जाते हैं। वसायुक्त धब्बे मक्खन, घी, तेल, पेंट, वार्निश आदि के दाग इस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तथा चौथा जो कि खनिज युक्त धब्बे जंग, साई, दवाओं आदि के धब्बे इस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि प्राणिज रेशा है, तो रेशम जो कि एक प्राणिज रेशा, रेशम और ऊन प्राणिज रेशा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि विनाइल क्लोराइड से बनता है, तो विनाइल क्लोराइड से इसमें कोई आंसर इसका नहीं दिया है, तो दिए गए विकल्प में कोई विकल्प सही नहीं तथा विनाइल क्लोराइड से सारन फाइबर बनता है। क्या बनता है? विनाइल क्लोराइड से सारन फाइबर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि रेशम की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी गलत है? रेशम की निम्नलिखित विशेषताओं में से इसमें से कौन सा गलत है? तो इसका विशिष्ट गुरुत्व जो कि 250 होता है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा, 250 होता है। तो रेशम के तंतु उच्च तनाव सामर्थ्य पाई जाती हैं। अति सूक्ष्म व्यास के कारण रेशम की वस्त्र हल्के होते हैं। इसका विशिष्ट गुरुत्व जो कि 1.25 होता है। यह नमी को जल्दी सोख लेता है तथा अवशोषण क्षमता अधिक होती है। रेशम का वस्त्र पहनने में आरामदायक महसूस होता है। इसकी सूखी धुलाई द्वारा धुलाई करनी चाहिए तथा इस पर H2O2 अथवा SO2 ब्लीच का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है धुलाई की विभिन्न विधियों में गलत है, तो धुलाई की विभिन्न विधियों में क्या गलत है? तो हल्का दाग डालकर, चूसर विधि द्वारा, मशीन द्वारा, पटक कर। तो धुलाई की विभिन्न विधियों में से गलत क्या है? तो हल्का जो है कि चूसर विधि, पटक कर, मशीन द्वारा। तो पटक कर हो जाएगा, पटक कर जो है कि गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर डी सही होगा। पटक कर गलत हो जाएगा तो इसका आंसर डी सही होगा। तो धुलाई की विभिन्न विधियां जो कि रगड़ कर धुलाई करना, हल्का ताप डालकर, चूसर विधि, मशीन द्वारा धुलाई। मजबूत और मोटे सूती वस्त्रों को रगड़ धुलाई की जाती है। हल्का दाब डालकर कोमल तथा सूक्ष्म कपड़ों रचना की वस्तुओं पर धुलाई की जाती है। चूसर विधि भारी कपड़ों के लिए तथा अधिक वस्तुओं की धुलाई करने की स्थिति में मशीन द्वारा धुलाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि चिकनाई अवशोषण विधि में प्रयुक्त नहीं होते हैं, तो चिकनाई अवशोषण विधि में जो है कि फ्रेंच चॉक और मुलायम मुल्तानी मिट्टी प्रयुक्त होते हैं। पाउडर मैग्नीशियम होते हैं, मूंग आटा होते हैं। तो पेट्रोल जो कि नहीं होता है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा, पेट्रोल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि परिधान की शैली कैसी होनी चाहिए, तो परिधान की शैली जो है कि जीवन शैली से मेल खाती हो या विवाह के अवसर पर श्वेत पत्र हो, शोकावस्था में मूल्यवान एवं सुंदर हो, बिना आस्तीन के ब्लाउज तथा फ्रॉक हो। जीवन शैली में मेल खाती है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि किसमें किसमें सहयोग, त्याग, अनुकूलता तथा प्रतिस्पर्धा आदि सामाजिक गुण के अर्जित किया जाता है, तो आदि सहयोग, त्याग, अनुकूलता, प्रतिस्पर्धा आदि सामाजिक गुण अर्जित किए जाते हैं। तो यह जो कि इसमें तो खेल में जो कि किए जाते हैं, तो इसका आंसर सी सही होगा, खेल में किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि अपने देश का सुयोग्य नागरिक बनने तथा अपने सामाजिक एवं पारिवारिक दायित्वों को सफलतापूर्वक निभाने की आवश्यकता गुण क्षमता विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है, तो स्कूल जो कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि परिवार की सफलता की कुंजी है, तो परिवार की सफलता की कुंजी जो कि सफल दाम्पत्य समायोजन,
है तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। सफल दाम्पत्य समायोजन, पति पत्नी के बीच सफल दाम्पत्य समायोजन परिवार की सफलता की कुंजी है। वैवाहिक समायोजन दाम्पत्य जीवन की सफलता, पारिवारिक स्थायित्व तथा परिवार के जन्म लेने वाले बच्चों के उचित पालन पोषण एवं विकास के लिए आवश्यक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि आर्थिक दृष्टि से संयुक्त परिवार के लाभ हैं। तो आर्थिक दृष्टि से संयुक्त परिवार के क्या लाभ है? तो मित्र वैयता और भूमि विखंडन के बचाव, श्रम विभाजन एवं उत्पाद में सुविधा होगा, संपत्ति समाजवादी वितरण हो जाएगा, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि संयुक्त परिवार के सामाजिक लाभ हैं। तो संयुक्त परिवार के सामाजिक लाभ क्या हैं? सामाजिक सुरक्षा एवं परमार्थ की भावना हो जाएगा, सामाजिक नियंत्रण एवं परंपराओं की सुरक्षा, बच्चों का उचित पालन पोषण, मनोरंजन के साधन, तो उपयुक्त सभी जो कि हो जाएंगे। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि संयुक्त परिवार के दोष निम्नलिखित में से कौन कौन सही हैं? तो व्यक्तिगत आर्थिक निर्भरता की कमी एवं आलसी व्यक्तियों की वृद्धि, निर्धनता, सामान्य तथा बच्चों के व्यक्तित्व विकास में बाधक एवं गंदी आदतों का विकास हो जाएगा, द्वेष एवं तनाव के केंद्र एवं गोपनीय स्थानों का अभाव, इनमें से सभी हो जाएगा। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि कला के मूलभूत सिद्धांत हैं। कला के मूलभूत सिद्धांत कौन से हैं? तो अनुपात एवं अनुरूपता है और लय संतुलन है, सबल तथा व्यक्तित्व जो भी कला के मूलभूत सिद्धांत है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसका आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से जानने से पहले सबसे पहला जो प्रभाव पड़ता है वह होता है। तो किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से जानने से पहले सबसे पहला जो प्रभाव पड़ता है वह होता है तो उसके परिधान से होता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि संतुलन से परिधान में आता है, संतुलन से परिधान में आता है तो विश्रामदायक भाव आता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, विश्रामदायक भाव आता है। संतुलन से परिधान में का उद्भव होता है विश्रामदायक भाव। संतुलन कला के मूल सिद्धांत में से एक है। संतुलन दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक संतुलन, अनौपचारिक संतुलन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि एक तंतु रेशा है, तो एक तंतु रेशा जो कि रेशम है, एक तंतु रेशा रेशम है, तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। तो रेशम एक तंतु रेशा है, प्राकृतिक प्रोटीन से बना रेशा जो शहतूत के पेड़ों पर रहने वाले एक विशेष कीड़े के लार्वा द्वारा स्रावित पदार्थ से प्राप्त होते हैं। रेशम का प्रयोग विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के निर्माण में किया जाता है। भारत में रेशम की सभी किस्में पाई जाती हैं। चीन के बाद भारत रेशम का सबसे बड़ा उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि प्लेकेट कहते हैं, तो प्लेकेट जो कि बटन की पट्टी को कहते हैं, तो इसका आंसर डी सही है, बटन की पट्टी को प्लेकेट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि कौन से मानवकृत रेशे नहीं है? तो हेम जो कि मानवकृत रेशे नहीं है, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि रेशम है, तो रेशम प्राकृतिक रेशा है, कृत्रिम रेशा दोनों है, तो इसका आंसर रेशम जो कि रेशम प्राकृतिक रेशा है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि अत्यधिक ज्वलनशील रासायनिक विलायक जो सूखी धुलाई के लिए प्रयुक्त होती हैं, तो पेट्रोल जो कि अत्यधिक ज्वलनशील रासायनिक विलायक जो सूखी धुलाई के लिए प्रयुक्त होती है, तो पेट्रोल हो जाएगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि डायटीशियन पाक कला, सिलाई, हस्तशिल्प आदि में रोजगार उत्पन्न प्राप्त करता है। डायटीशियन पाक कला, सिलाई, हस्तशिल्प आदि में रोजगार प्राप्त करता है। तो गृह विज्ञान की स्नातक छात्राएं, अभियंत्रण की स्नातक छात्राएं, अभियंत्रण की डिप्लोमा छात्राएं, तो गृह विज्ञान की स्नातक छात्राएं, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि महिला शिक्षा निधि की स्थापना कब तथा कहाँ द्वितीय अधिवेशन में हुई थी? तो 1928 दिल्ली में द्वितीय अधिवेशन में हुई, पहले बिहार में हुई, पहले जो है कि
महिला शिक्षा निधि स्थापना सन 1928 में दिल्ली में द्वितीय अधिवेशन में हुआ। सन 1975 में कि अंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष को मान्यता दी गई थी। तो हमारा जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि व्यक्तिगत प्रणाली को संचार के लिए उपयोग में लाया जाता है। व्यक्तिगत प्रणाली के को संचार के लिए उपयोग में लाया जाता है तो व्यक्तिगत रूप से मिलकर होता है। तो इसका आंसर ये सही हो जाए, व्यक्तिगत रूप से मिलकर तथा व्यक्तिगत पत्र लिखकर, जो कि व्यक्तिगत प्रणाली के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि एक प्रकार की शिक्षा उद्देश्य और मनुष्यों के मानसिक दृष्टिकोण तथा पद्धतियों में परिवर्तन लाना कहलाता है। एक प्रकार की शिक्षा जिसका उद्देश्य मनुष्य के मानसिक दृष्टिकोण तथा पद्धतियों में परिवर्तन लाना कहलाता है तो यह संचार कहलाता है। तो इसका आंसर बी सही होता है। हमारा लास्ट है। तो संचार एक प्रकार की शिक्षा है जिसका उद्देश्य मनुष्यों के मानसिक दृष्टिकोण तथा पद्धति में परिवर्तन लाना है। संचार कार्य की सफलता मुख्यतः दो तत्वों पर निर्भर करती है। प्रथम, कौन सी संचार प्रणाली उपलब्ध है व दूसरा, कौन सी संचार प्रणाली उपयोग में नहीं लाई जाती। तो हमारा जो कि क्लास यहीं पर समाप्त हुआ। तो जो जितने भी यूपी टीजीटी पूछा गया था वो सभी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हल करा दिए। अब जो है कि प्रैक्टिस कराएंगे, 15 सेट है प्रैक्टिस का, तो अब प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, आप सबका धन्यवाद।